Hello everyone, welcome to online AD classes and you're watching NCERT Biology class 9th। तो हम डिस्कस कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ को। लास्ट के लेसन में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल्स। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल्स में क्या पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में 3 फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से सेल जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाता है, अपने सराउंडिंग मीडियम के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। तो ये 3 फीचर होते हैं। पहला तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियस और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। तो ये 3 फीचर जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेल में। तो इन 3 फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? This is the outermost covering of cell that separates the contents of the cell from its internal environment। मान लेते हैं कि ये सेल है, ठीक है। तो इस सेल का जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो लेयर है ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि ये सेल के अंदर के कंटेंट्स को बाहर सेपरेट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य है कि सेल के अंदर के कंटेंट्स को बाहर सेपरेट करना। तो ये एक बॉर्डर होता है जो किसी सेल के कंटेंट्स को उसकी इन्वायरमेंट से अलग करता है, ठीक है। सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है ये मेम्ब्रेन एक कवर प्रोवाइड करती है, उसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये एक बॉर्डर होता है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कभी कभी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा भी रेफर करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मटेरियल को अपने थ्रू पास होने देता है। उसी वजह से जो फूड मटेरियल हैं, ऑक्सीजन है और भी अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल जो हैं वो सेल के अंदर जा पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। तो कोई भी मटेरियल अगर सेल के अंदर जाना चाहता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएगा, और अगर सेल के अंदर किसी वेस्ट मटेरियल को अगर बाहर भेजना है तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होकर जाएगा, क्योंकि यही एक रास्ता होता है किसी भी सेल के अंदर प्रवेश करने का, ठीक है। तो प्रवेश करने का या फिर बाहर आने का या अंदर जाने का यही एक रास्ता होता है। तो इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। It also prevents movement of some other materials which might be harmful for the cell। कुछ सेलेक्टेड मटेरियल्स ही हैं जो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं, या तो अंदर जा सकता है या फिर बाहर आ सकता है। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं जिनको ये रोक लेता है, अंदर नहीं जाने देता है। कुछ ऐसे मटेरियल्स जो होते हैं जिनको ये अंदर नहीं जाने देता है, रोक लेता है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है। ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमारे सेल के अंदर जाकर हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे फंक्शन को नुकसान पहुंचा सकती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे अंदर नहीं जाने देती है क्योंकि ये हार्मफुल होता है, ठीक है। The plasma membrane is a very flexible structure and it is made up of organic molecules called protein and lipids। ये जो है ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन भी जिसको बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये अपना शेप जो है उसको आसानी से चेंज कर पाता है, मतलब कि अपने शेप को ये कभी भी चेंज कर सकता है, बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकता है। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये जो है ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन और लिपिड्स से मिलकर के बने होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भी सेल को ज़रूरत होती है वो अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है।
ठीक है। तो एक प्रोसेस होता है जिसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये क्या होता है? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन enable the cell to engulf in food and other necessary materials from its external surrounding. Such a process is known as endocytosis. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सेल जो है इस फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करके जब भी सेल को कुछ फूड पार्टिकल्स अपने अंदर लेना होता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल करते हुए फूड का जो पार्टिकल होता है उसको ये अंदर ले लेता है। तो इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो मतलब एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अंदर की तरफ, ठीक, अतः अंदर की तरफ लेना। सेल किसी भी पार्टिकल को अपने सराउंडिंग मीडियम से अपने अंदर ले रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अमीबा विच इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एक्वायर्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये अमीबा है, जैसे कि अमीबा जो है ये ऑर्गेनिज्म होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब कि उसका एक सेल ही जो है वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो अमीबा को जब भी खाना खाने की आवश्यकता होती है, खाना की आवश्यकता होती है, तो वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस का यूज़ करता है। ठीक है, तो सेकंड फीचर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? द न्यूक्लियस फ्रॉम लैटिन न्यूक्लियस मीनिंग कर्नल और सीड इज अ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल की एक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है? मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का कर्नल और सीड होता है, मतलब लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो सेल के एक सेंटर पार्ट होता है, सेल का जो सेंटर का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो सेंटर में ये है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये एक मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल होता है और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, the nucleus is covered by a double layered membrane called nuclear membrane. न्यूक्लियस जो है एक डबल लेयर होता है। ठीक है, एक डबल लेयर के द्वारा कवर्ड होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोई भी न्यूक्लियस जिसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो the nuclear membrane contains pores which allows the materials inside the nucleus to move outside the nucleus. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? पोर्स होता है, जिसकी हेल्प से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होते हैं उसे बाहर की तरफ ये आने में हेल्प मिलती है इस वजह से। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसकी हेल्प से मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस से बाहर आती है। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियस। अब एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियर के अंदर जो ये मतलब न्यूक्लियर के अंदर क्या मौजूद होता है? ठीक है, न्यूक्लियर के अंदर क्रोमोसोम मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? क्रोमोसोम्स होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और ये जो होता है क्रोमोसोम वो रॉड शेप स्ट्रक्चर की तरह होता है। ये जो है ये रॉड शेप स्ट्रक्चर की तरह होता है और ये जो है तभी दिखाई पड़ता है। दिस क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन टू गिव बर्थ टू न्यू सेल। और ये जो है ये तभी विजिबल होता है, ये तभी दिखाई पड़ता है जब एक सेल जो है वो डिवाइड होने वाला रहता है, मतलब जब भी रिप्रोडक्शन होने वाला होता है नए सेल को बर्थ देने के लिए, सिर्फ उसी टाइम में क्रोमोसोम जो है वो एज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर विजिबल होता है। लेकिन क्रोमोसोम जो है वो हमेशा रॉड शेप स्ट्रक्चर में नहीं विजिबल रहता है, ये तभी दिखाई देता है जब सेल जो है वो डिवाइड होने वाला रहता है ड्यूरिंग द
सेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। तो सेल के अंदर ये जो है ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को लार्ज फॉर्म में रिप्रेजेंट मतलब कर सकते हैं, और ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो ये मौजूद होता है ये होता है क्रोमोसोम। ये क्या है, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह रॉड शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। जब ये सेल डिवाइड होने वाला रहता है तो क्रोमोसोम जो है chromosomes contains genetic information for inheritance of features from parents to their next generation in the form of DNA. DNA क्या होता है, deoxyribose nucleic acid molecules. तो chromosomes are composed of DNA and proteins. तो क्या होता है, जब ये सेल जो होता है डिवाइड होने वाला रहता है तो ये स्ट्रक्चर रॉड शेप जो है वो दिखाई देता है, और क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है कंटेन करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस काम आती है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से होकर के नेक्स्ट जनरेशन में कुछ फीचर होते हैं, मतलब पेरेंट से होकर चिल्ड्रन में जो नेक्स्ट जनरेशन में कुछ फीचर जो होते हैं वो पेरेंट से उनकी मतलब ट्रांसफ़र करने के काम आता है ये। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारी जो लंबाई हो गई या आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, बिहेवियर हो गया, प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमारे पेरेंट्स से मतलब मैच करता है। और तो ये जो फीचर जो होता है, ये जो सब में जो ये फीचर आई है वो पेरेंट्स से उनको लाने में जो हेल्प करता है वो होता है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स के थ्रू ही ये होता है। तो क्रोमोसोम्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये होता है डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो डीएनए एक जो होता है ये जो है ये डीएनए होता है। तो डीएनए है ये एक तरह का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि क्रोमोसोम के अंदर में होता है, सेल के अंदर में होता है। तो सेल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनी है। तो डीएनए क्या होता है, अब हम डीपली स्टडी करेंगे डीएनए के बारे में। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो डीएनए इज अ हेलिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। डीएनए कंटेन्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू सेल्स। ये जो है डायग्राम ये डीएनए का है। तो ये क्या होता है, डीएनए का जो शेप होता है ये हेलिकल शेप होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हेलिकल शेप होता है, मतलब कि इस तरीके से आपस में दो स्ट्रिंग्स होते हैं जो कि आपस में हेलिकल शेप बनाते हैं। ठीक है, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं बनाते हुए। तो डीएनए जो है वो जेनेटिक कंपोनेंट्स होता है क्रोमोसोम के अंदर, और इसके अंदर जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी कंटेन होती है। तो डीएनए इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ जीन विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए के अंदर जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है नए सेल के कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो नए जो कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब भी कोई नया सेल बनता है तो डीएनए ये डिसाइड करता है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, कौन कौन से फीचर्स होंगे, ये सारे जो है वो डिसाइड करते हैं। तो डीएनए जो कंपोनेंट होता है उससे क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, डीएनए के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे जीन कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ जीन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। जैसे क्रोमोसोम न्यूक्लियर के अंदर होता है और वो तभी दिखाई पड़ता है जब सेल जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान वो डिवाइड होता है। किसी भी सेल में जो डिवाइड नहीं हो रहा है वो क्या होता है, तो क्या होता है कि जब सेल जो डिवाइड नहीं होगा उस दौरान डीएनए जो है वो मौजूद होता है एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो
Chromatin is a visible entangled mass of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, these chromatin materials organize into chromosomes, rod-shaped structure. DNA तो क्रोमोसोम्स का हिस्सा होता है, ठीक है, और क्रोमोसोम तो तभी विजिबल होता है जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। तो जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है तब डीएनए जो है वो एज अ क्रोमेटिन मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जो है ये मौजूद होता है, ठीक है। क्या होता है, क्रोमेटिन के विजिबल मतलब ये मौजूद होता है। और क्रोमेटिन एक मतलब उलझा हुआ जाल की तरह इस तरीके से होता है। क्रोमेटिन ये जो होता है ये बिल्कुल उलझे हुए जाल की तरह होता है। क्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो उलझे हुए जाल की तरह दिखाई पड़ता है जो किसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। और जब भी सेल जो है वो डिवाइड होने वाला रहता है तो क्रोमेटिन रॉड शेप स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज कर लेती है, ठीक है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और उसी समय हमें क्रोमोसोम्स जो है वो एज अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो कुछ सेल जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है इसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेमोरी। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड ये जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है वो मौजूद नहीं होता है। हमने देखा कि न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म होता है, वेल डिफाइंड ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे भी सेल हैं जिसमें न्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म डिफाइन नहीं होता है और उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ऑलरेडी न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। तो such organisms lacking nuclear membrane are called prokaryotes। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड रीजन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियोइड वाला हिस्सा होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बहुत ही ये क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव कैरियोटाइप्स, तो मतलब बहुत ही प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इसे प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये हो गया the organisms having a cell with well defined nuclear region covered by a nuclear membrane are called eukaryotes। यूकैरियोटिक सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, ठीक है। मतलब एक सेल के अंदर जो मतलब सेल के अंदर क्लियरली बता सकता है कि ये वाला जो हिस्सा होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये होता है यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। तो हमारा था ये यूकैरियोटिक सेल। अब थर्ड फीचर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, in a cell biology cytoplasm is the fluid contained inside the plasma membrane। cytoplasm contains many specialized cell which perform various specific function for the cell। सेल बायोलॉजी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये जो जैसे ये एक डायग्राम हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से सेल की तरह से ये होता है, ठीक है। कोई भी सेल है, जैसे इसका ये वाला जो हिस्सा है ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। अगर ये जो है कोई सेल है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर के बीच का जो हिस्सा होता है वो एक फ्लूइड कंटेंट के द्वारा फिलअप होता है, ठीक है। तो वो फ्लूइड कंटेंट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं,
ठीक है। तो इस फ्लूइड कंटेन में ही अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं जो सेल के लिए अलग अलग कार्य कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी सेल का, ठीक है। तो द सेल ऑर्गेनल्स आर इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे छोटे, जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल, ठीक है। तो द प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। जो सेल है, मतलब कि जो सेल होता है, सेल ऑर्गेनल्स है, ये मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, द प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट क्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर ओनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, इवन न्यूक्लियर जो है वो भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेन बॉन्ड है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स होता है, वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये थे हमारे 3 फीचर्स। अब हम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को, इसकी कंपैरिजन को एनालिसिस करेंगे और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके डिफ्यूज़न को भी देखेंगे। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट 3 फीचर्स थे। आई होप आप लोग को सारे फीचर्स जो हैं वो अच्छे से डेफिनेशन सारे अच्छे से समझ में आए होंगे कि क्या होता है ये, क्या क्या हमारे फूड पार्टिकल्स को कैसे बाहर करते हैं, कैसे क्या हार्मफुल चीज़ों को अंदर नहीं ले जा सकते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।